हर जिंदा चीज के अंदर, यहाँ तक कि हमारे शरीर की हर एक कोशिका में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और पुरानी मशीनरी काम कर रही है। इस विश्लेषण में हम इसी बुनियादी मशीनरी को थोड़ा और करीब से देखने जा रहे हैं, जो जिंदगी को मुमकिन बनाती है। तो चलिए जरा और गहराई से समझते हैं इसे। देखिए, हम सबने सुना है कि डीएनए जिंदगी का ब्लूप्रिंट है ना? सारे इंस्ट्रक्शंस उसी में हैं। लेकिन एक ब्लूप्रिंट अपने आप तो कुछ नहीं बनाता। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर डीएनए सिर्फ निर्देश हैं, तो असल में उन निर्देशों को पढ़कर जिंदगी की चीजें बनाता कौन है? तो उस सवाल का जवाब है राइबोसोम। इसको ऐसे समझिए जैसे सेल का कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर हो या फिर कोई प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री। ये हर जिंदा सेल के अंदर का वो जरूरी बिल्डर है जो डीएनए के ब्लूप्रिंट को उठाता है और उससे असली काम करने वाले प्रोटीन्स में बदल देता है। वही प्रोटीन्स जिनसे हमारा शरीर बनता है। तो आखिर ये राइबोसोम है क्या? बस इतना समझिए कि ये आरएनए और प्रोटीन से बनी एक छोटी सी, बहुत ही छोटी मॉलिक्यूलर मशीन है और इसका बस एक लेकिन बहुत ही जरूरी काम है, जेनेटिक कोड को पढ़ना और उसे अमीनो एसिड्स की एक चेन में पिरो देना। यही चेन्स बाद में मुड़कर प्रोटीन बन जाती हैं, जिंदगी के असली बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो सवाल यह है कि ये इतना कमाल का काम करता कैसे है? इसके काम करने के तरीके को समझने के लिए हम इसे एक बहुत ही एफिशिएंट असेंबली लाइन की तरह सोच सकते हैं। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करती है। तो इस असेंबली लाइन पर समझिए 3 मेन स्टेशन हैं, ए, पी और ई। ए साइट, जिसे हम अराइवल साइट भी कह सकते हैं, यहां पर एक डिलीवरी मॉलिक्यूल जिसका नाम है ट्रांसफर आरएनए एक नया अमीनो एसिड लेकर आता है। फिर आती है पी साइट यानी प्रोसेसिंग साइट। यहां पर इस नए अमीनो एसिड को पहले से बन रही प्रोटीन चेन से जोड़ दिया जाता है। और आखिर में ई साइट मतलब एग्जिट साइट। यहां से वो खाली हो चुका ट्रांसफर आरएनए मशीन से बाहर निकल जाता है ताकि अगला आ सके। अब इस स्लाइड में जो बात है वो इस पूरी प्रक्रिया को बहुत ही आसानी से समझा देती है। सोचिए ये एक फैक्ट्री लाइन है। ए में कच्चा माल आता है, पी में उसे जोड़ा जाता है और ई से बचा खुचा सामान बाहर कर दिया जाता है ताकि अगली साइकिल के लिए जगह बन सके। ये एक लगातार चलने वाली, तेज और एकदम सटीक प्रक्रिया है। अच्छा, ये समझना कि राइबोसोम क्या करता है ये तो एक बात हो गई, लेकिन ये देखना कि असल में दिखता कैसा है, वो भी एटॉमिक लेवल पर, ये तो एक बिल्कुल ही अलग चुनौती थी। और ये कहानी है दशकों की वैज्ञानिक मेहनत की। राइबोसोम का स्ट्रक्चर समझने की इस बड़ी कामयाबी के लिए 2009 में अदा योनाथ, थॉमस स्टिड्स और वेंकटरमन रामकृष्णन को केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला। योनाथ ने राइबोसोम को क्रिस्टल में बदलने का तरीका खोजा। स्टिड्स ने डेटा को समझने में जो एक बड़ी गणित की रुकावट थी उसे दूर किया और रामकृष्णन ने इसके इतने ज्यादा डिटेल्ड एटॉमिक मैप्स बनाए कि सब हैरान रह गए। इस मशीन की कॉम्प्लेक्सिटी का अंदाजा बस इस नंबर से लगाइए। एक अकेला राइबोसोम 1 लाख से भी ज्यादा एटम्स से बना होता है। इन सभी को उनकी सही सही जगह पर मैप करना ये अपने आप में एक जबरदस्त वैज्ञानिक उपलब्धि थी। और एक मजेदार बात यह है कि सारे राइबोसोम एक जैसे नहीं होते। जो राइबोसोम बैक्टीरिया जैसे सिंपल जीवों में मिलते हैं, वो हम इंसानों और जानवरों की कोशिकाओं में मिलने वाले राइबोसोम से थोड़े अलग और छोटे होते हैं। और जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये छोटा सा फर्क जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। और ये सिर्फ कॉम्प्लेक्स ही नहीं है, बल्कि बहुत तेज भी है। जब ये अपनी पूरी रफ्तार पर होता है तो एक राइबोसोम 1 सेकंड में लगभग 10 अमीनो एसिड्स को एक साथ जोड़ सकता है। सोचिए, मॉलिक्यूलर लेवल पर यह कितनी हैरान करने वाली स्पीड है। तो इस सब की प्रैक्टिकल अहमियत क्या है? मतलब राइबोसोम के स्ट्रक्चर को समझना सिर्फ एक किताबी बात नहीं है, इसका सीधा सीधा असर हमारी दवाइयों और हमारी सेहत पर पड़ता है। याद है मैंने बताया था कि बैक्टीरिया और हमारे राइबोसोम में थोड़ा फर्क होता है? बस यहीं पर वो फर्क बहुत काम आता है। हमारी बहुत सी कॉमन एंटीबायोटिक्स असल में बैक्टीरिया के राइबोसोम को ही बंद करके काम करती हैं। वो एक ऐसी चाबी की तरह हैं जो बैक्टीरिया के राइबोसोम के ताले में तो फिट हो जाती है, पर हमारे वाले में नहीं। और नोबेल प्राइज जीतने वाली इस रिसर्च ने साइंटिस्ट को ये देखने का मौका दिया कि ये दवाइयां एटॉमिक लेवल पर ठीक कहाँ जाकर जुड़ती हैं। इससे उन्हें और भी बेहतर और असरदार दवाइयां बनाने में मदद मिलती है। लेकिन राइबोसोम की कहानी सिर्फ सेल बायोलॉजी और मेडिसिन तक ही सीमित नहीं है। ये हमें जिंदगी की शुरुआत से जुड़े सबसे गहरे सवालों में से एक तक ले जाती है और एक बहुत ही बड़ी साइंटिफिक थियरी को चैलेंज भी करती है। देखिए, जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई, इसे लेकर एक बहुत बड़ा आइडिया है जिसे आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस कहते हैं। इसका मानना है कि बहुत बहुत पहले डीएनए और प्रोटीन के बनने से भी पहले आरएनए ही शो का स्टार था।
वो एक तरह से बायोलॉजिकल स्विस आर्मी नाइफ जैसा था। मतलब वो जेनेटिक कोड भी स्टोर करता था और केमिकल रिएक्शंस भी करवाता था। ये स्लाइड उसी बड़े बदलाव को दिखा रही है। देखिए, बाईं तरफ आरएनए वर्ल्ड में सब कुछ आरएनए ही था, वही राजा था। लेकिन फिर जैसा कि तस्वीर के बीच में दिख रहा है, राइबोसोम आया। ये एक टर्निंग पॉइंट था, एक बहुत बड़ा बदलाव जो हमें दाईं ओर की दुनिया में ले आया। वो दुनिया जिसे हम जानते हैं, जो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स डांस पर चलती है। और इस पूरे बदलाव के सेंटर में है राइबोसोम। पर यहीं पर एक प्रॉब्लम है। वो मशीन जिसने हमें आरएनए वर्ल्ड से बाहर निकाला, यानी राइबोसोम, वो खुद इस थियरी के सामने कुछ बहुत गंभीर सवाल खड़ी करती है। तो आखिर मुश्किल क्या है? देखिए, यहाँ कई पहेलियां हैं। पहली तो ये कि राइबोसोम का जो मेन काम करने का तरीका है वो किसी बहुत नाजुक बायोलॉजिकल मशीन जैसा नहीं, बल्कि एक ज्यादा बेसिक, लगभग केमिकल प्रोसेस जैसा लगता है। दूसरी बात, ये इतना फंडामेंटल है कि लगता है अरबों सालों में इसमें कोई बदलाव ही नहीं आया, जो इवोल्यूशन के हिसाब से थोड़ा अजीब है। और आखिर में सबसे बड़ी पहेली, अगर प्रोटीन आरएनए से बेहतर काम करते हैं तो फिर जिंदगी की सबसे जरूरी मशीन राइबोसोम खुद ज्यादातर आरएनए से ही क्यों बनी है? ये कुछ ऐसा है जैसे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम, एक बार इंस्टॉल हो गया तो आप उसे बदल नहीं सकते, क्योंकि बाकी सब कुछ उसी पर टिका है। और ये स्लाइड इस बात को और भी पक्का करती है। ये है ट्री ऑफ लाइफ, यानी जीवन का वृक्ष, जिसकी जड़ें हमारे सबसे पुराने पूर्वज लूका में हैं। इस पेड़ की हर एक डाली, बैक्टीरिया से लेकर इंसानों तक, सब एक ही तरह का बेसिक राइबोसोम इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये कमाल की मशीन जिंदगी के अलग अलग रूप लेने से पहले ही पूरी तरह से बन चुकी थी। ये पृथ्वी पर मौजूद हर तरह की जिंदगी के लिए एकदम बुनियादी और जरूरी है। तो ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर ये इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स मशीन, जिसे हम जिंदगी का ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं, जिंदगी की शुरुआत से ही एक फॉसिल की तरह मौजूद है, तो ये हमें इस बारे में क्या बताती है कि जिंदगी की शुरुआत असल में कितनी सिंपल या कॉम्प्लेक्स थी? ये एक ऐसा रहस्य है जो आज भी विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी पहेली है।